हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। दिल्ली सल्तनत आपका 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1526 ईस्वी तक ही रहता है। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश आते हैं। कितने राजवंश आते हैं? 5 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। पहला गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। फिर आता है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक, जो सबसे कम समय तक इसने शासन किया था इन पांचों वंशों में से। फिर तीसरा वंश आता है तुगलक, 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक। सबसे अधिक समय तक इसने शासन किया तुगलक वंश। फोर्थ आता है सैयद वंश, 1414 से 1451 ईस्वी। और लोधी वंश आता है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ठीक है। अब देखो ना, जो ये आपके मैंने वंश बताए, इसमें स्थापना का काल गुप्त वंश, विस्तार जिसमें हुआ विस्तार का काल खिलजी वंश और तुगलक वंश, पतन का कार्य किसने किया था? सैयद और लोधी वंश ने किया था। तो बात करेंगे हम गुलाम वंश की। और गुलाम वंश में आपका जो गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश दोनों का ही संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन करता है। जो ऐबक था ना, ये था गौरी का क्या था? गुलाम था। जब तराइन का दूसरे युद्ध में वीरता दिखाई थी इसने, कुतुबुद्दीन ने, तो गौरी ने इसे क्या कर दिया था? ऐबक को गुलामी से मुक्त कर दिया और भारत का इसे जो उत्तर भारत था उसका गवर्नर बना दिया गया था। और जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है, गौरी की मृत्यु के बाद यलदूज और कुबाचा जो थे ना, वो एक दूसरे के क्षेत्रों को हड़पने लगे। ऐसे में ऐबक ने क्या करा? वैवाहिक कूटनीति को अपनाया, उसका सहारा लिया। और जो यलदूज की बेटी थी उससे इन्होंने विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया और अपनी सीमाओं का इसने सुरक्षित रखा। और तो ये चलता रहा। तो क्वेश्चन आप देखो भाई, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध होता है वो था तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन बी, है ना। तो गौरी साम्राज्य के संसबनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। इसने भारत पर 1191 में तराइन का पहला युद्ध, जिसमें ये हारता है, और दूसरा युद्ध जो है आक्रमण किया था। तराइन के पहले युद्ध में गौरी हारता है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार जाता है। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं लेकिन दूसरा वो हार जाते हैं, गौरी जीत जाता है। और इसी युद्ध के साथ कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम शासन का जो मार्ग है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। 1194 में चंदावार का युद्ध होता है जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें जयचंद हार जाता है ना। तो ये यहाँ से एक शुरुआत होती है। तो आपका हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ और पहला युद्ध 1191 में। किस किस के बीच हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये याद रखना है। वो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो किसके बारे में दी थी? तो याद रखना है, वो दी थी मैंने गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। तो ये याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और चीजें बताऊंगी। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? जिसका मतलब होता है लाखों में दान करने वाला या दान देने वाला, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। और इसने क्या करा था? सेकेंड युद्ध के बाद, जो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था 1206 के बाद, जो है ना, 1192 होता है, लेकिन युद्ध के बाद 1206 में मुगल जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की नींव इसने रखी थी। इसे कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे कुरान खान के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ने जो है स्थापत्य के क्षेत्र में
दिल्ली सल्तनत की पहली जो मस्जिद है उसकी स्थापना की थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मस्जिद थी। ठीक है ना। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ? दिल्ली। किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी इसने बनाया था, जो कि कहाँ है? अजमेर में। 1210 में लाहौर में जब ये पोलो यानी कि चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिरा और इसकी डेथ हो गई। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो वो कौन था? मैंने पहले बताया था, मोहम्मद बिन बख्तियार था। कुतुबुद्दीन जो था ना, कुतुबुद्दीन के सेना प्रमुख था मोहम्मद बिन बख्तियार। इसी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या करा था? नष्ट किया। वहाँ जो संस्कृत ग्रंथ थे उनको जला दिया था, है ना, जो कि भारत की इतिहास की एक अमूल्य धरोहर थी। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर क्या किया था? शासन किया था। तो देखो, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश इसका क्या था? ये ऐबक का गुलाम था, है ना, ये ऐबक का गुलाम था और इसका दामाद भी था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद भी था। अब कुतुबुद्दीन जब ये आता है इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। तो रजिया थी जिन्होंने भारत पर क्या किया था? शासन किया था। रजिया ने 1236 से लेकर 1240, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। 1210 तक तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस 1210 में डेथ हो जाती है। उसके बाद बनता है इल्तुतमिश 1210 से 1236, और 1236 के बाद जो है वो बनती है रजिया सुल्ताना, 1240 तक वो रहती है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उपाधियां ली थी, एक तो लाख बख्श की उपाधि ली थी, हाथी मताई की उपाधि ली थी, और कुरान खा भी इसी को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखो भाई, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? तो वो थे यहाँ पर अनंगपाल थे। कौन थे? अनंगपाल। चंद्रवंशीय वंश के राजपूत शासक थे अनंगपाल तोमर। 736 ईस्वी में लाल कोट शहर की स्थापना की, और लाल कोट दिल्ली का क्या था? पहला सिटी बना, और दिल्ली इल्तुतमिश के काल में सत्ता का केंद्र बना था। तो तराइन के युद्ध 1192 में किसने किसको हराया? तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, वह किसकी बेटी थी? तो ये जो बेटी थी, ये थी किसकी? इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया था? तो वो था तराइन का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने जो शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था, वो किया था कहाँ पर? दिल्ली में किया था। कहाँ पर किया था? दिल्ली। आपको ध्यान रखना है, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी। अच्छा, जो इल्तुतमिश है ना, इससे 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक तो टंका चांदी का, जीतल तांबे का, और एक टंका होता था 48 जीतल होता था। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था? बताओ। बलबन
देखो भाई, रजिया के बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन हाँ भाई, उससे पहले रजिया से पहले आता है बहराम शाह, फिर आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह आता है, फिर आता है बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे कभी भी गुलामी से मुक्त नहीं किया था। बलबन, देखो, इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन का गुलाम, बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सीमावर्ती नीति को अपनाया था। तो सीमावर्ती नीति को अपनाने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। 1266 से लेकर के 1287 तक ये शासन करता है। क्लियर है? इतना आपको याद रखना है। नवरोज ईरानी नया साल, इसने नई परंपराओं को अपनाया। सिजदा, राजा को झुककर सलाम करना, और पाइबोस, राजा के पैरों को चूमना। तो ये आपको याद रखना है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा कि बनने से पहले बलबन के सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ये था नासिरुद्दीन का। किसका था? नासिरुद्दीन का था, प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। और जो ये नासिरुद्दीन महमूद है ना, ये इल्तुतमिश के वंश का अंतिम सुल्तान था। क्या था? अंतिम सुल्तान था। और उसके बाद बलबन, जो उसका गुलाम था इल्तुतमिश का, उसने शासन किया था। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। 12 का बी हो जाएगा। 1191 में। आगे है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? पृथ्वीराज चौहान को 1192 के युद्ध में हराया। ऑप्शन बी। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? दिल्ली का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 में सुल्तान का अभिषेक पत्र प्राप्त किया, और खलीफा द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति की क्या हो गई? मान्यता मिल भी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है, ठीक है ना। जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं, मेरा खून खौल उठता है तथा मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। किसने कहा था? ये किसके कथन है? बलबन के कथन है। और बलबन ने दीवान ए अर्ज, जो कि एक सैन्य विभाग था, दीवान ए बरीद, जो कि एक गुप्तचर विभाग था, इन दो विभागों को क्या किया था? इसने गठित किया था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, इसका आंसर हो गया था ना आप लोगों का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है अगर आपसे पूछता है? तो 1206 से इसकी शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में हुई। पानीपत के पहला युद्ध कब होता है? 1526। बाबर की जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। मैंने कहा ना, इसने टका जो चांदी का था, चीतल जो कि तांबे का था, उसको यहाँ पर 2 प्रकार की मुद्राओं का चलन किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह रक्त की नीति को अपनाया था? लोह रक्त की नीति को अपनाने वाला शासक। सो 19 का ध्यान रखना, वो है बलबन। कौन है? बलबन है। इसने 1266 से 1286 20 वर्षों तक इसने शासन किया। इसने 40 सरदारों के समूह चहलगानी को समाप्त किया था और तुर्क अमीरों को शक्तिशाली होने से रोका था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? तो ये लाया गया था इल्तुतमिश के टाइम पर लाया गया था। किसके टाइम पर? इल्तुतमिश के टाइम पर लाया गया था।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद आपका एक और भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो या चोगान खेलते हुए हो गई थी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था, तो ये मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो लिसन लिसन हाँ ठीक है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो आपसे पूछा है वहां पर। और ऑप्शन में अगर आपको दूं 1526, 1557, 1857 और 1191, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और दूसरा युद्ध पूछेगा तो 1592, सॉरी 1192, और पहला युद्ध पूछेगा तो 1191। नेक्स्ट है, अब आता है खिलजी वंश, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश था, जो था यादव शासकों की राजधानी क्या थी, तो इनकी थी देवगिरी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो याद रखना है कि यादव वंश का शासन महाराष्ट्र में था 850 ईस्वी से 1334 ईस्वी तक। इसकी राजधानी थी दौलताबाद के देवगिरी। यादव भारत का राजवंश था जिसने अपने काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक का जो भूभाग था ना, वहां पर शासन किया था। तो ये था यादव वंश, राजधानी देवगिरी, कहाँ की, दौलताबाद। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था, राणा कुंभा ने, राजस्थान में कराया था। और 1498 में हुआ था। मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में पहली बार परास्त कर उनकी इस यादगार जीत के रूप में इष्टदेव विष्णु की निमित्त एक कीर्ति स्तंभ बनाया था, जो कि 22 मीटर क्या है ऊंची 7 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट है, दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया, तो वो था मलिक काफूर था। कौन था, मलिक काफूर था। नुसरत खान ने 1000 दिनार में किसे खरीदा था, मलिक काफूर को। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी। आपसे पूछेगा 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक काफूर को क्यों कहते हैं, क्योंकि नुसरत खान ने से 1000 दिनार में खरीदा था। गुजरात, जब 1298 में गुजरात विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे में से दे दिया। मलिक काफूर ने खिलजी सेना का नेतृत्व करती हुई देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरई को जीत करके दक्षिण राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत का ये अंग बना दिया। तो यहाँ से हम क्यों पढ़ रहे थे, खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, है ना। और जलालुद्दीन जो खिलजी था वो सबसे ज्यादा उम्र में बैठने वाला क्या था, ये शासक था, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे नम्र दिल सुल्तान भी माना जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा सी, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था। वो खान कौन सी है, ऑप्शन हो जाएगा गोलकुंडा की खान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दिल्ली का शासक खिलजी था, तो दिल्ली का जो शासक था खिलजी वो कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तुर्की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, दूसरा सिकंदर किसे कहते हैं, तो दूसरा सिकंदर कहते हैं किसे, अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी है, लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और इसका जो वास्तविक नाम था वो था अली गुरशब था। ये जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, बाजार अधिनियम नीति इसको लागू किया था। बाजार नियंत्रण नीति क्या थी, आर्थिक मंदी के कारण अलाउद्दीन ने कम वेतन पर सैनिकों की भर्ती की, जिस कारण ये निर्धारित करने के लिए
कि प्रत्येक सैनिक अपने निर्धारित वेतन से अपना भरण पोषण कर सके, और इसने बाजार नियंत्रण लागू की, जिसके तहत वस्तु के मूल्य शासन के द्वारा क्या होने लगे, निर्धारित कर दिए गए थे। बाजार नीति का प्रमुख कारण स्थायी सेना थी, इसीलिए ये नीति केवल दिल्ली में लागू की, पूरे साम्राज्य में नहीं की थी। और इसने जो है इसे संचालित करने के लिए दीवान रियासत नाम का एक विभाग भी बनाया, जो कि एक वाणिज्य विभाग था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 7 का सी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया भाई खिलजी, है ना। तो खिलजी वंश हो गया है आपका यहाँ पर, और खिलजी वंश में बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपको फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसकी नियंत्रण प्रणालियों बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके बाद आता है तुगलक वंश। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये आया था कहाँ से, मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो तुगलक वंश का जो संस्थापक है ना, तुगलक वंश 1320 से 1412 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक क्या था, इसका संस्थापक माना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था पूछा है, तो वो दर्शन शास्त्र में क्या था, कुशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखो भाई, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। क्यों, देखो भाई गयासुद्दीन तुगलक तो क्या था, पहला और संस्थापक था यहाँ का तुगलक में। उसके बाद दूसरा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन आता है, जिसका दूसरा नाम जूना खां भी है, जो 1325 से 1351 तक शासन करता है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसे जूना खां के नाम से भी जानते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक ही यहाँ पर शासन करता है। ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था, तो विरोधों का मिश्रण बताया गया था किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था। कैसे बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था, वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान का दौलताबाद है ना, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित था कहाँ, तो वो औरंगाबाद में। कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली का सुल्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो था फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक वह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ये आपको देखो, जजिया गैर मुस्लिमों पर लगाया गया एक धार्मिक कर था, जिसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, फिर मुगल साम्राज्य में अकबर ने इसे हटाया, और फिर औरंगजेब ने फिर से इसे लागू कर दिया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन बी होगा, फिरोज तुगलक ने लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी कहाँ, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में। निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों को प्रचलन में लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था, ऑप्शन बी होगा। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी,
तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो तुगलक वंश के बाद आपका आता है सैयद वंश, जो 1414 से लेकर के 1451 तक शासन करता है। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था खिज खां सैयद था, जो कि भारत में तैमूर का प्रतिनिधि था। और इसने सैयद वंश का क्या करा, संस्थापक माना, है ना। इसने महमूद तुगलक को वजीर दौलत खां, इसने क्या करा था, महमूद तुगलक के वजीर थे दौलत खां, उसको हराया और दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये एक ऐसा दूसरा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, उसने अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। वो कौन था? खिज खां था। ठीक है ना। उसके बाद भी कई बनते हैं, मुबारक शाह बनता है, मोहम्मद शाह बनता है, फिर आलम शाह आता है। इसने खुद अपनी गद्दी किसे सौंप दी थी? बहलोद लोदी को सौंपी। और बहलोद लोदी जो बनता है वो पहला अफगान शासक था, अफगान वंश का था लोदी, जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन हो गया भाई? बहलोल लोदी हो गया था। ठीक है ना। तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित को क्या करना है? क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया बताओ? तो देखो वे इल्बरी तुर्क, यानी कि इल्बरी तुर्क का मतलब होता है गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया। फिर 1290 से 1320 खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश आता है 1451 से 1526। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आया कौन? इल्बरी आएगा, तो 4 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करता है, जो 1451 से 1489 तक शासन करता है। उसके बाद सिकंदर लोदी आता है, फिर इब्राहिम लोदी यहाँ पर शासन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को रखी थी? तो वो था भारत में पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। लेकिन इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हार और मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन बी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी था। निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी? तो वो था पानीपत का पहला युद्ध था। निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? 1526 में समाप्त होता है। उसके बाद है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक आपसे पूछा है। सो लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन सी बहलोल लोदी था। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीतता है। सन 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन डी आपका 1526 में पानीपत का युद्ध जो होता है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें ये आपका क्या होता है? जीत जाता है बाबर। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा है फिर से, 1526 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो ये की थी अलाउद्दीन हसन ने। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। 1347 में एक तुर्क अफगान सूबेदार था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसी ने की थी। इसका वास्तविक नाम था जफर खां। बहमनी सल्तनत का सबसे योग्य शासक माना जाता है फिरोज शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था? कृष्णदेव रॉय ने किया था, ऑप्शन बी। निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो वो था गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य था। विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? विजयनगर जो है, विजयनगर शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है वो कौन था? सो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृष्णदेव रॉय। विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में जाना जाता है कौन? हम्पी के नाम से, जो कि कर्नाटका में। विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था? इन्होंने तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को प्रोत्साहित किया था। तमिल, तेलुगु और संस्कृत और कन्नड़ को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव रॉय के समकालीन कौन था? कृष्णदेव रॉय के समकालीन था यहाँ पर बाबर, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्ज़ो के बाबरी में कृष्णदेव रॉय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। आपसे पूछेगा कि किसने बताया, कहाँ बताया। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। तुंगभद्रा, ऑप्शन डी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। एहसनाबाद था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कृष्णदेव रॉय की मित्रतापूर्ण संबंध थे, किससे थे मित्रतापूर्ण संबंध? पुर्तगाल से, है ना। जिसके बदले में पुर्तगाली उन्हें अरबी घोड़े और शस्त्र प्राप्त होते थे पुर्तगालियों से, और अपनी सेना को वो शक्तिशाली बनाने में क्या थे? सक्षम थे। इसी कारण विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया था हम्पी, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमदनगर। अहमदनगर, ऑप्शन सी। कृष्णदेव रॉय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में किस राज्य में है? कर्नाटका में है। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था भाई? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की सल्तनतों के बीच में क्या हुआ था? घमासान युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम क्या निकला? विजयनगर हार गया और दक्षिण भारत से जो हिंदू शासन था उसका पतन हो जाता है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीना था? तो वो था आपका 27 का हो जाएगा सी, हरिहर सेकंड थे। कौन थे? हरिहर सेकंड। संगम वंश का तीसरा शासक थे, जिनका टाइम पीरियड 1377 से 1404 ईस्वी था। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? उस टाइम थे तुलुव वंश था। कौन सा? तुलुव वंश था, ऑप्शन सी। विजयनगर शहर किस शहर के नाम से जाना जाता है? हम्पी। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था? तो वो था 1565 का तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाल वंश का प्रसिद्ध शासक था धर्मपाल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया था? बताओ।
सो गौरी वंश ने नहीं किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सो जोड़ा कौन सा गलत है यहाँ पर बताओ। देखो, हेनसांग आया चाइना से, मैगस्थनीज ग्रीस से था, इब्न बतूता मोरक्को से था, फाहियान चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त के शासन में आया था भारत, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस शताब्दी में दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, पूरा कराया इल्तुतमिश ने, है ना। वज्रपात जब हुआ था तो इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर ऊपर क्या कराया था, 2 मंजिला और बनवाए थे। तो ये था 12वीं शताब्दी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ए क्या होगा आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? जो प्राचीन भारत है इसमें कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? 36 का बी इटली का था भाई मार्को पोलो। निम्नलिखित वंशों को उसके शासनकाल के अनुसार जो है क्रमबद्ध करना है। तो खिलजी वंश आता है भाई 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी शासक था। लोधी वंश लोधी वंश आता है बहलोल लोधी 1451 से लेकर के 1526 तक। और तुगलक वंश आता है, गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था, 1320 से लेकर के 1414 में। तो आप यहाँ पर कर लो भाई। तो सबसे पहले खिलजी वंश आएगा 1290, फिर आएगा आपका ये कौन सा भाई, तुगलक वंश आएगा, और तुगलक वंश के बाद लोधी वंश आएगा, और ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुषाण, तो कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है कुजुल कडफिसस को। किसी? कुजुल कडफिसस को। कनिष्क सेकंड शताब्दी में कुषाण वंश का एक महान सम्राट था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन यहाँ पर होगा ए। ठीक है, बस बप्पा देव ने पल्लव वंश की स्थापना की और पहला शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सबसे प्रसिद्ध शासक। किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? शाहजहां का। खुर्रम जो था ना, मुगल सम्राट शाहजहां के बचपन का नाम था। इसके पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई जोधाबाई। स्थापत्य कला शाहजहां के काल में क्या थी? स्वर्ण युग माना जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही कराया था, और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो बता ही दिया है मैंने। क्वेश्चन है, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बना था? तो वो था दिल्ली। तोमर नरेश अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी, है ना। पहली राजधानी बनाया था तोमर साम्राज्य की। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ये पत्नी थी जहांगीर की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नवरोज त्योहार के दौरान पहली बार इसे देखा था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज सेकंड 1168 से 1192 किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये थे चौहान वंश के। चंद्रबरदाई जो इनके दरबार में कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था भाई? मिरक मिर्जा था। कौन था? मिरक मिर्जा। हुमायूं के मकबरे को स्थापत्य कला का रूप इन्होंने दिया, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, शेषाशुरी ने किस मुगल शासक को हराया था? इसने हुमायूं को हराया। कन्नौज के युद्ध 1540 में हराकर इसने दिल्ली पर कब्जा किया, और शेषा सूर वंश का सम्राट था, और बाबर की सेना में भी इसने काम करा था। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में। किस शताब्दी में गोल गुंबद का निर्माण किया गया था? बीजापुर का सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह। इसका मकबरा है गोल गुंबद, कर्नाटका में है, और
इसको फारसी वास्तुकार याकूत ने 1665 में बनाया, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। आंसर सी 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। अकबर जब सम्राट बना उस समय उसकी आयु क्या थी? मात्र 13 वर्ष का वो था। बैरम खान उसका संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के द्वारा किसी जो है आजीवन कैद कर लिया गया था? शाहजहां को, ठीक है ना। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। अकबर ने जो गुजरात विजय हुई थी उसकी याद में बनाया था, फतेहपुर सिकरी में है। इसका जो आकार है ना वो अर्ध गुंबदीय है। 1194 में किसको फरगने का शासक बनाया गया था? उस समय उसकी वर्ष जो है सिर्फ 12 वर्ष थी, तो वो है आपका बाबर। कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 का होगा, बाबर शेख मिर्जा का, उमर शेख मिर्जा का बेटा था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का नाम सलीम था? सलीम अकबर का बेटा था। जहांगीर के बचपन का नाम था, ऑप्शन सी। सेखू नाम से भी इसे जाना जाता था। चित्रकला बहुत फला फूला, इसलिए चित्रकला का स्वर्णिम युग इसे कहा जाता है, इसके युग को। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। नेक्स्ट है, किस मंगोल शासक ने 1219 में ट्रांस ऑक्सियाना के उत्तर पूर्व ईरान में आक्रमण किया था? मोहम्मद कुली कुतुब। 53 का सॉरी क्या हो जाएगा? किस मंगोल शासक ने 1219 में ट्रांस ऑक्सियाना के उत्तर पूर्व ईरान में आक्रमण किया? तो ये किया था चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भी भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी किसके टाइम पर हुई थी? हुमायूं के टाइम पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि दारा शिको अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया था? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा जो है देवराय के युद्ध में यह हराया था। दारा शिको को इसने 1659 में और वहाँ पर ये मार डाला था, और सिंहासन को लेकर के दोनों भाइयों के बीच में ये लड़ा गया था युद्ध। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? सो सही आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में तुगलक वंश के बाद जो है किस वंश ने शासन किया था? ये किया था सैयद वंश ने। बाबर ने 1528 में चंदावार में किसको पराजित किया था? तो मेदिनी रॉय को इन्होंने क्या करा था? पराजित किया था। किसने? बाबर ने। ठीक है ना। तो जो है आपके बाबर के कुछ युद्ध फेमस हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। दूसरा फिर 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें राणा सांगा जी हार जाते हैं। ये खानवा का युद्ध होता है। 1528 में बाबर और मेदिनी रॉय के बीच होता है चंदेरी का युद्ध, जिसमें मेदिनी रॉय हारते हैं। फिर 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है, जिसमें महमूद लोदी हारता है और इसे कहते हैं खागरा। आगे होते नहीं होते, लेकिन उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये एक राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य की चौहानों के द्वारा 20वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूत की हार हुई थी? तो ये हुई थी अजमेर। क्या हुई थी? 12वीं सदी के मध्य में अजमेर। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा जो है कराया गया था? कहाँ पर? हम्पी में। तो ये कराया था आपका हरिहर और बुक्का ने। किसने कराया था? हरिहर और बुक्का ने। और ये है भाई लास्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था? तो ये था आपका मुगल, 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने महल के निवास के रूप में किया था। लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। ये मुगल सम्राटों का निवास स्थल था। ऑप्शन डी। तो ये हो गया है आपका जो है कंप्लीटली दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन इसमें आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आए हैं जो उससे रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मुगल साम्राज्य का एक पूरा चैप्टर आप लोगों को मिलेगा जिसमें लगभग आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं 100+ क्वेश्चंस, जैसे कि आपने यहाँ पर आज करा है। तो 100+ क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए आप लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार करना। तो मिलते हैं हम पॉलिटी की क्लास में, और जिस भी बच्चे का जो डाउट आ रहा है, चाहे वो नवे संविधान संशोधन या नवी अनुसूची को लेकर के हो, या आपका कोई भी आपका जो डाउट है वो पॉलिटी की अब क्लास शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर मैं क्वेश्चन कराऊँ और फैक्ट ना बताऊँ तो उससे भी काम नहीं चलता है। फैक्ट तो ज़रूरी है, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन कर के आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।